गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुद्रा स्कीम के अंडर किस तरीके से लोन लिया जाता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ दिन पहले हमने भी मुद्रा स्कीम के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस तरीके से लोन मिलता है बैंक से, और वो लोन और किस किसके अकाउंट में जाएगा, और लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ बैंक मांगता है। उसके साथ एक एड्रेस प्रूफ। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, टेम्परेरी एड्रेस है, तो वहाँ पर एग्रीमेंट आपका चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा। ठीक है। और फिर आपको जो लोन लेना है, लोन अमाउंट कितना चाहिए। बैंक मुद्रा स्कीम के अंडर में आपको 20 लाख रुपीज़ तक लोन देती है एमएसएमई में। तो सबसे पहले आपको एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑनलाइन वो हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन आप जब अप्लाई करेंगे तो विद इन 20 मिनट्स आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनवानी होती है। अगर आप एक न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है, प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड। कई बार बैंक 2 साल की मांगता है या फिर 3 साल की भी मांग सकता है। प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड, इसका मतलब ये है कि जो एक करंट ईयर चल रहा है 2024 से 25, और फिर 26 और फिर 27, तो टिल 27 तक की प्रोजेक्टेड शीट, या आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा, वो सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। तो अगर आपको ये बनानी आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप काफ़ी साइट्स हैं गवर्नमेंट के, पीएमईजीपी जो स्कीम है उसके अंडर भी काफ़ी आपको ये बैलेंस शीट मिल जाएंगी। वहाँ पर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं। पीएमईजीपी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रोग्राम, तो वहाँ से बैलेंस शीट बनवा सकते हैं, या फिर किसी सीए की मदद से भी बैलेंस शीट बनवा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सीए से ही बनवानी है, कोई परसुइंग भी है तो वो भी बना सकता है। फिर आता है इसमें आपकी कोटेशंस। मुद्रा स्कीम के अंडर में जो बैंक लोन देती है वो अमाउंट नहीं देती है आपको। उसके लिए आपको कोटेशंस दिखानी होती हैं, और जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका तकरीबन 80% तक, 75 या फिर 80% बैंक लोन करता है, और रेस्ट 25 या 20% आप पे करते हैं। कोई भी गुड्स आप जब खरीदेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो कोई फर्नीचर खरीदा और उसकी कीमत है 8 लाख, तो बैंक अपनी तरफ से उस वेंडर को 6 लाख रुपीज़ पे करेगा। पहले आप करेंगे 20% जो मार्जिन है, या 25% मार्जिन के लिए जो बैंक ने बोला है वो आप करेंगे पहले, फिर उसके बाद बैंक करेगा। मतलब ये है कि आपको वो 20 या 25% जो भी मार्जिन के लिए बैंक बोलता है वो आपको वहाँ से कंसेंट लानी होती है सेलर्स की, जिससे भी आपने खरीदा, जो भी प्रोड्यूसर से खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, या फिर होलसेलर से खरीदा, शॉपकीपर से खरीदा, तो उसके कंसेंट्स आपको लानी होती है कि सो एंड सो पर्सन हैज़ परचेज दिस प्रोडक्ट एंड इन दिस प्राइस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, और ही हैज़ पेड 20, जो भी मार्जिन है, मार्जिन अमाउंट 20% बैंक बोलता है तो 20%, अदरवाइज 25 बोलते हैं तो 25, कि दिस पर्सन हैज़ पेड 25% ऑफ द बिल। तो वो एक कंसेंट, मतलब उनसे रिटर्न में आपको लेना होगा, और वो फिर जो है बैंक को जाएगा। ठीक है। और फिर बैंक जो है 75% जो अमाउंट है वो बैंक की तरफ से पे होती है। इसमें बैंक ये भी कर सकता है, अगर आपके अकाउंट में राशि है तो बैंक को आप कहेंगे तो वो अकाउंट से आपके 25% मार्जिन ले लेगा, और उसको वेंडर को 100% भी पे कर देता है।
मगर ये यहाँ पर एक क्वेश्चंस ये है कि आपको अपने अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या हमें मुद्रा स्कीम के अंडर में जब हम ये 20-25% मार्जिन्स का जो क्लोज आता है तो उसमें क्या हमें अपने अकाउंट में रखने की ज़रूरत है। मान लो 20 लाख का 20 लाख की कोटेशंस देते हैं आप और 20 लाख ही अप्रूव हो जाते हैं, तो उसमें क्या आपका अगर मार्जिन अमाउंट 25% है तो 5 लाख हुआ, तो क्या 5 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में रखने होंगे? नहीं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कैश में पे कर सकते हैं या वेंडर आपको रिटर्न में दे दे कि हाँ दिस पर्सन हैज़ पेड अस 25% ऑफ द अमाउंट, तो चलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि इस स्कीम के अंडर क्या जीएसटी लेने की ज़रूरत होती है? नहीं। 20 लाख रुपीज़ तक का जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसका टर्नओवर 20 लाख होता है, तो उसमें आपको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज कंपल्सन नहीं है। काफ़ी लोगों के मध्य एक और डाउट आता है कि आईटीआर भरना ज़रूरी है क्या, इनकम टैक्स रिटर्न्स? वो भी इसमें मैंडेटरी नहीं है। मुद्रा स्कीम के अंदर 20 लाख रुपीज़ तक का जो लोन आप लेते हैं उसमें आईटीआर भरना ज़रूरी है, क्योंकि आपका न्यू बिजनेस है। न्यू बिजनेस में आप अभी अगर आपने स्टार्ट किया तो आईटीआर कहाँ से भरेंगे? आईटीआर होता है लास्ट ईयर का, तो वो जा चुका है। जुलाई सेशन जो था वो जा चुका है, तो आईटीआर भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें जो 2 नंबर का हो या फिर इलीगल कहा जाए, ठीक है। इसमें और एक डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना बायोडाटा या फिर रिज्यूमे होता है, तो उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस होता है कि आपने क्या किया है पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वो आपकी मतलब एक ऑथेंटिसिटी बताता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर बिजनेस में इंटरेस्ट भी है और आप उसमें एक्सपीरियंस्ड होल्डर भी हैं। तो यही चीज़ें हैं, यही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बैंक के अंदर। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका आपको एक अपना कॉपी लगा देंगे आप रिजर्व कैटेगरी की भी। ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, जहाँ से भी। और इसमें कोटेशन एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोटेशन हमें एक ही देनी होती है बैंक को? नहीं। अगर आप 4 वेंडर से सामान खरीद रहे हैं तो चारों वेंडर्स की आपको कोटेशन उनको देनी होगी पर्टिकुलर। जैसे मान लो फर्नीचर खरीदा आपने, तो फर्नीचर्स जिससे खरीदा है वहाँ से कोटेशंस लेंगे आप। और कोटेशन पर का ध्यान रखें कि जो आप कोटेशन जैसे ये है, इस कोटेशन पर उस वेंडर की स्टैंप होगी और उसके सिग्नेचर भी होंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्टैंप और सिग्नेचर के साथ ही आप कोटेशंस जो है बैंक के अंदर वैलिड होती है, अदरवाइज वो वैलिड ना भी हो क्या पता। ओके, तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे मैंने कहा कि आपका रेंट एग्रीमेंट चल जाता है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो इजीली बन जाता है, जो आप 100-150 रुपये का जो बनाते हैं उस पर, तो वो भी चल जाता है। नोटरी की एक स्टैंप लग जाती है उस पर, वो भी चल जाएगा। ठीक है गाइस, और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपका आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस बात का आपको आइडिया हो गया होगा कि बैंक जो लोन देता है वो कैश अमाउंट आपको नहीं देता है। फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि बैंक आपको कुछ कैश में सपोर्ट करे, तो उसके लिए वो ओडी बना सकता है आपकी, ओवर डिमांड जिसे हम कहते हैं, ओवर डिमांड ड्राफ्ट। उसमें क्या होता है कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है, जैसे मान लो आपके अकाउंट में 5 ही हज़ार रुपये हैं, तो वो माइनस में जाता रहेगा। आप बैंक उसकी लिमिट सेट कर देता है कि -5 लाख रुपीज़ तक आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बैंक से निकाल सकते हैं। तो वो उसको आप डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने इंस्टीट्यूट ही खोला, कोई एक नया बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें एक इंस्टीट्यूट आपने ओपन किया, तो आपको जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको पे करने के लिए जो है आपको कैश में सपोर्ट चाहिए बैंक से, तो वो ओडी आपकी हेल्प करेगा। वहाँ से आप विड्रॉ कर सकती हैं, डेली बेसिस पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं उसमें।
जो भी आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक की ओडी में डिपॉजिट हो जाएगा। और इसमें अच्छी बात ये है कि इंटरेस्ट सिर्फ उतनी ही अमाउंट का लगेगा जितनी आप विड्रॉ करते हैं। अगर आपकी ओडी मान लो 5 लाख रुपीज़ की बनी है और आप एक भी रुपया विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। मुद्रा स्कीम के अंडर आपका जनरली जो लोन परसेंट रहता है वैसे 8 to 9% मेंशन है। अब देखा जाएगा जब लोन पास होता है तो वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 11% होता है, 12 भी हो जाता है, कई लोगों का ये भी कहना है 13 भी हो जाता है। बट लेट्स सी जब लोन पास होता है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रहेगा, उस पर हम एक और वीडियो बना देंगे। और किसी भी सरकारी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। आप अगर जिसमें आपका अकाउंट है उसी बैंक से आप लेंगे तो और भी आसानी होगी। अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट है हरियाणा में, हरियाणा के किसी ब्रांच में, तो आप दिल्ली से भी लोन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस का मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी जा कर के आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो क्लॉज मैंने बताया है मुद्रा स्कीम के अंडर मैं बता रहा हूँ, पीएमई-जेपी एक स्कीम है, उसमें 35% सब्सिडी भी आपको मिल रही है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगर उसमें आपको लोन मिलता है तो वो भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है इंटरेस्ट में। और कोई अगर क्वेश्चंस रह गया है जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरा नंबर है 9873456635। और इसमें एक खास बात का ध्यान रखें कि बैंक आपकी ऑडिट भी करता है। जो भी बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस जो आपने सामान खरीदा, लेट्स से जो भी गुड्स खरीदे, तो वो कहाँ पर बिजनेस हो रहा है, क्या आपने उन चीज़ों का यूज़ किया, क्या आप प्रॉपर एक मतलब बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ऑडिट होती है कुछ ही टाइम बाद। तो उसका खास ध्यान रखें। मतलब कोई भी फ्रॉड करने से बचें। अगर आप कोई भी फ्रॉड करेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें पेनल्टी लगे या फिर आपको कोई और पनिशमेंट उसमें मिल सकती है। कई लोगों का मानना है कि जैसे ये कोटेशंस वगैरह होती हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि मार्जिन अमाउंट ना होने की वजह से वो जो कोटेशंस हैं उनके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर वो अन्य आर्टिकल्स उसमें डाल देते हैं जिससे कि वो 25% मार्जिन 20 या 25% जो भी मार्जिन बैंक बोलता है वो आपको पे ना करना पड़े। तो उस स्टेज में काफ़ी गलतियाँ कस्टमर बायर जो होता है, जो लोन टेकर है, वो करता है। और चीज़ों के वो प्राइस उसमें लिख दिए जाते हैं जो उनके एक्चुअल प्राइस नहीं होते हैं। तो वहाँ से ध्यान रखें, ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको बहुत ईज़िली आसानी तरीके से जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। आप बैंक को कोई गलत चीज़ बताएंगे तो आप ऑडिट में हो सकता है पकड़े जाए। थैंक यू।